10 दिसंबर यानी विश्व मानवाधिकार दिवस पर सभी मानवाधिकार प्रेमियों को नमस्कार और सभी का आभार। आज हम विश्व वन संपदा के बारे में और इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो भी प्रयास किए गए हैं उनके बारे में मुख्य जो फैक्ट्स है चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आज विश्व वन संपदा मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। जो मुख्य फैक्ट्स हैं केवल उन तक पहुंच करके और उनके संबंधित जो उदाहरण हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज का टॉपिक क्या है? पहला इसका जो टॉपिक है, दो टॉपिक इसमें कंबाइंड है। तो पहला टॉपिक है विश्व वन संपदा। विश्व की मुख्य रूप से कौन कौन सी संपदाएँ या जिस प्रकार पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच में भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, फिर दक्षिण में 23.5 डिग्री मकर रेखा है, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, एक लाइन ऑफ कैंसर आ गई जिसको कर्क रेखा बोलते हैं, ये लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न आ गई यानी जिसको मकर रेखा बोलते हैं, और ये विषुवत रेखा बोलते हैं बीच वाली 0 डिग्री अक्षांश की। ठीक है, अब जैसे जैसे विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ बढ़ते हैं तो कर्क रेखा और लास्ट में ये ध्रुव आ जाता है, पोल हो जाता है। इधर ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। पोल पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, ध्रुव पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। तो उसी आधार पर वनस्पतियों का विकास होता रहता है। तो आज का जो टॉपिक है विश्व वन संपदा। विश्व वन संपदा उसमें से मुख्य जो वन संपदा है उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहला विश्व वन संपदाओं में थे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मतलब उष्णकटिबंध में है। जोन कौन सा आ गया? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। मतलब उष्णकटिबंध का मतलब क्या हुआ? जहाँ गर्मी भी बहुत पड़ती है इसलिए बारिश भी खूब होती है समुद्री क्षेत्र होने के कारण, और वहाँ सदाबहार यानी 12 महीने पत्तों से आच्छादित वृक्ष रहते हैं। तो इस प्रकार के वन कहाँ पाए जाएंगे? भूमध्य रेखा के आसपास और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो सेक्टर है वहाँ पाया जाएगा। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, पहले विश्व वन संपदा की बात करें तो आता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। क्या विशेषताएं क्या है इसकी? तो पहली विशेषता भारी वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा पर अत्यधिक गर्मी पड़ती है। तो गर्मी के कारण क्या होगा? जो पानी है वो गर्म होकर के भाप में कन्वर्ट होगा और उससे बादल बनेंगे। बादल बनेंगे तो उससे बारिश भी ज़्यादा होगी और उससे पौधों को आवश्यक जो पानी की मात्रा है उपलब्ध लगातार होने से उसमें हरापन लगातार बने रहता है। इसके अलावा क्या होती हैं? जो वेराइटीज़ ऑफ द ट्रीज है, वृक्षों की जो क्वालिटीज़ है, जिनकी जो प्रजातियां हैं वो भी विभिन्नता होने के कारण एक के पत्ते गिरते हैं तो दूसरे के पत्ते आ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? लगातार पत्ते बने रहते हैं और लगता है जैसे पूरे वर्ष भर वहाँ पत्ते रहते हैं, इसीलिए ये सदाबहार वन कहलाते हैं। और वहाँ का जो वातावरण है वो इस प्रकार बना रहता है कि ज़मीन तक तो सूर्य की किरणें पहुँच ही नहीं पाती हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की बात करें तो भारी वर्षा होती है, तापमान उच्च होता है। क्यों होता है भाई उच्च तापमान? क्योंकि ये भूमध्य रेखा के बिल्कुल पास में होते हैं। अब उदाहरण कौन कौन से हैं इसके? उदाहरणों की बात करें तो उष्णकटिबंधीय वर्षा सदाबहार वन हैं, उनकी बात करें तो उदाहरण पहला आता है महोगनी, आबनूस, रोजवुड और मैंग्रोव। मैंग्रोव वंश क्या क्या होते हैं? जो समुद्र के किनारे होते हैं और नाइट्रोजन की कमी होने के कारण उनके पत्ते नाइट्रोजन नहीं ले पाते, ज़मीन से नाइट्रोजन होती नहीं है, तो वो प्राकृतिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए खूंटों के रूप में जड़ें निकल आती है बाहर की तरफ, और ये जड़ें क्या कहलाती है? न्यूमेटोफोर कहलाती है। क्या कहलाती है? न्यूमेटोफोर। इसका मतलब जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करने के लिए ये न्यूमेटोफोर बाहर निकल आती है। न्यूमेटोफोर का मतलब क्या हुआ? ये जड़ें हैं दलदली क्षेत्र में बाहर निकल आती हैं, क्योंकि दलदली क्षेत्र में नाइट्रोजन की कमी हो गई। नाइट्रोजन पौधे की विकास के लिए भी ज़रूरी है, नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट करने के लिए प्राकृतिक जो नाइट्रोजन है उसके लिए न्यूमेटोफोर का विकास हो जाता है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की बात करें तो पहली विशेषताएं विषुवत रेखा और उसके आसपास कर्क और मकर रेखाओं के मध्य पाया जाता है। वर्ष भर उच्च तापमान रहता है, वर्षा भी उच्च होती हैं। उदाहरण की बात करें तो महोगनी,
आबनूस, रोजवुड और मैंग्रोव ये वन पाए जाते हैं। दूसरे प्रकार के वन है मध्य अक्षांशीय सदाहरित वन। मध्य अक्षांशीय दूसरे प्रकार के वन कौन से हैं? मध्य अक्षांशीय सदाहरित वन है। इनकी विशेषताएं क्या है? चौड़ी पत्ती हैं, कठोर लकड़ी के वन हैं, पत्तियां चौड़ी होती हैं और कठोर लकड़ी के वन पाए जाते हैं। पूर्वी तटीय भाग हैं, उन क्षेत्रों में मध्य अक्षांशीय सदाहरित वन पाए जाते हैं। जो महाद्वीप हैं, महाद्वीपों के पूर्वी भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। उपोष्ण क्षेत्रों में, उपोष्ण का मतलब क्या हुआ? जो न ज़्यादा गर्म है और न ज़्यादा शीत है। उष्ण और शीत दोनों के मध्य की अवस्था कहलाती है उपोष्ण। ये मध्य अक्षांशीय सदाहरित वनों की बात कर रहे हैं। सदाबहार ये भी है, लेकिन मध्य अक्षांशों में पाए जाते हैं। इसका मतलब जो भूमध्य रेखा और उसके पश्चात कर्क और मकर रेखा का क्षेत्र है, उसके बाद का जो क्षेत्र है वो उपोष्ण क्षेत्र में आता है और वो भी महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पाई जाती हैं। इसकी विशेषताएं क्या है? मध्य अक्षांशीय सदाहरित वनों के जो उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में पहला आता है ओक, लॉरेन, मैग्नोलिया, यूकेलिप्टस। क्या कौन कौन से उदाहरण होते हैं मध्य अक्षांशीय वनों के? ओक, लॉरेल, मैग्नोलिया, यूकेलिप्टस। क्वेश्चन आता है ओक, लॉरेल, मैग्नोलिया, यूकेलिप्टस किस प्रकार के वनों के उदाहरण हैं? तो ये मध्य अक्षांशीय सदाहरित वनों के उदाहरण है। ठीक है। अब आता है भूमध्य सागरीय वन। भूमध्य सागर क्या है? भूमध्य सागर यूरोप के आसपास का जो सेक्टर है, भूमध्य सागरीय वन कौन कौन से हैं, क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। पहला क्या है? इसमें खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है। भूमध्य सागरीय वन किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो खट्टे फल हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। दूसरा, इनके उदाहरण की बात करें तो ओक, जैतून, चेस्टनट और पाइन। उदाहरण याद रखने हैं, लगातार अलग से लिख कर के भी याद कर सकते हैं। तो भूमध्य सागर वनों के उदाहरण कौन से हैं? ओक, जैतून, चेस्टनट और पाइन, ये उदाहरण दे रखे हैं। ये तो मुख्य है, इसके अलावा अनेक हैं। भूमध्य सागरीय वनों की बात करें तो शीतकालीन वर्षा होती है। जिस प्रकार राजस्थान और भारत के उत्तरी भागों में मावट होती हैं जो कि शीतकाल में होती हैं, उसी प्रकार भूमध्य सागरीय जो वन हैं वहाँ शीतकालीन वर्षा होती है। भारत में भी भूमध्य सागर से आने वाली जो हवाएं हैं, मानसूनी हवाएं, उसके माध्यम से ही शीतकाल में वर्षा होती हैं। तो मावट जो राजस्थान, खासकर इसके अलावा पंजाब और उत्तरी जो भारत हैं, वहाँ मावट के माध्यम से बारिश होती हैं। तो ये भूमध्य सागरीय चक्रवात के कारण ही होता है। ठीक है। अब आता है मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन। पर्णपाती का मतलब क्या होता है? अपने पत्ते गिराने वाले वन। चौथा प्रकार पढ़ रहे हैं मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन। ये क्या है, क्या विशेषताएं हैं? इसका बात करें मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वनों की तो ये नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व अमेरिका, दक्षिणी चिली आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अमेरिका का जो उत्तर पूर्व हिस्सा है, उत्तर और पूर्व का जो हिस्सा है, और दक्षिणी चिली है, वहाँ मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और क्या विशेषताएं हैं? शीतल जलवायु प्रदेशों में पाए जाते हैं। उदाहरण बालनट, मेपल, एस और चेस्टनट, ये उदाहरण है। बालनट, मेपल, एस और चेस्टनट। ठीक है। मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वनों की बात कर रहे हैं। ये उत्तर पूर्व अमेरिका, दक्षिणी चिली में पाए जाते हैं। शीतल जलवायु प्रदेशों में पाए जाते हैं, यानी ठंडे क्षेत्रों में मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन। इसके उदाहरणों की बात करें तो बालनट, मेपल, एस और चेस्टनट। कुछ जो पौधे हैं, कुछ जो पेड़ हैं, वो संक्रमित क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, यानी दोनों क्षेत्रों में भी पाए जा सकते हैं। तो उदाहरण याद रखने हैं। अगला है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन, क्या नाम है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन कौन कौन से है भाई? इसमें सागौन जो लकड़ी होती है, साल है, शीशम है, बांस है, यानी लकड़ी के लिए प्रसिद्ध इमारती जो लकड़ी है उसके लिए प्रसिद्ध वन ये मानसूनी वन है, जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी कहलाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मुख्य रूप से ब्राज़ील, मध्य अमेरिका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और एशिया के बहुत से क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन से? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसको मानसूनी वन भी कहते हैं। ठीक है।
अब अगला आता है शंकुधारी या कोणधारी वन। शंकुधारी का मतलब क्या हुआ? नाम से पता है शंकु की आकृति वाले पेड़ होंगे। शंकुधारी वन कौन से होते हैं? कोणधारी होती हैं, यानी शंकु की आकृति बनाने वाले इस प्रकार के पेड़ होते हैं। इन पेड़ों को शंकुधारी वृक्ष या कोणधारी वृक्ष भी कहते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये बर्फीले क्षेत्रों में जब बर्फ़ गिरती हैं तो चोटी पर गिरने वाली बर्फ़ इनके सारे ऊपर न ठहर कर नीचे की तरफ गिर जाती है। ठीक है। तो शंकुधारी वनों की बात करें तो इसकी विशेषता उच्च अक्षांशों में, उच्च अक्षांशों का मतलब क्या हुआ? ध्रुवों की तरफ। उच्च अक्षांशों का क्या मतलब हुआ? ध्रुवों की तरफ पाए जाते हैं। फिर चीड़, देवदार, स्प्रूस, हेमलॉक यानी काफ़ी ऊंचे पेड़ होते हैं, लंबे होते हैं और किस प्रकार के? शंकु की आकृति वाले होते हैं। विश्व में सर्वाधिक विस्तार अगर बात करें तो शंकुधारी पेड़ों की होती हैं। शंकुधारी वृक्ष उच्च अक्षांशों में यानी ध्रुवों की तरफ, चीड़, देवदार, स्प्रूस, हेमलॉक, इसके अलावा अनेक उदाहरण भी पाए जाते हैं। अब अगला आता है वनों का प्रकार, मरुस्थलीय वन। क्योंकि हम राजस्थान में रहते हैं तो मरुस्थलीय वनों से लगभग वाकिफ़ हैं, फिर भी इसके मुख्य मुख्य जो उदाहरण हैं, विशेषताएं, उसके बारे में बात करते हैं। क्या होगा विशेषताएं? विशेषताओं की बात करें तो पहले कांटेदार वृक्षों की प्रधानता होती है। क्योंकि यहाँ वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया अधिक होती है तो पानी भाप बन करके उड़ जाता है, तो उसको रोकने के लिए इनकी पत्तियाँ कांटों के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसमें उदाहरण है नागफनी, खजूर, बबूल, खेजड़ी। ठीक है। ये वृक्ष क्या होती हैं? कम पानी में भी अपने जीवन को बनाए रख सकते हैं। तेज़ धूप होती हैं, तेज़ आंधियाँ चलती हैं, शुष्क क्षेत्र होता है, कम वर्षा होती है, फिर भी अपने अस्तित्व को लगातार बनाए रखती हैं। राजस्थान का लगभग 61% जो भाग हैं वो मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थापित है। तो मरुस्थलीय वनों के बारे में बात करें तो कांटेदार वृक्षों की प्रधानता होती हैं। नागफनी, खजूर, बबूल, खेजड़ी, खींप, इस प्रकार अनेक जो झाड़ियों के रूप में पाई जाती हैं वो मरुस्थलीय वनों में पाई जाती हैं। अगला वन है टुंड्रा या टैगा वन। वैसे अलग अलग होते हैं लेकिन दोनों का एक साथ अध्ययन कर लेते हैं क्योंकि दोनों ही ठंडे क्षेत्रों में पाई जाती हैं। टुंड्रा और टैगा वन क्या होता है? दोनों के दोनों ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के उच्च अक्षांश यानी 60 डिग्री के ऊपर जो हैं वहाँ टुंड्रा या टैगा वन पाए जाते हैं। यहाँ के लोग क्या करते हैं? स्लेग एक गाड़ी होती है जिसको कुत्ता खींचता है, बर्फ़ के ऊपर चलती है। ठीक है। टुंड्रा लोग बर्फ़ से बने हुए घरों में रहते हैं। हमने जो मुख्य रूप से वन संपदा है उनके प्रकारों के बारे में अभी पढ़ा था, वापस रिपीट कर लेते हैं। पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यानी विषुवत रेखा के पश्चात उत्तर में कर्क और दक्षिण में मकर रेखा के बीच में पाई जाने वाली 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ पाए जाने वाले जो वन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहलाते हैं। क्योंकि यहाँ अत्यधिक ताप होने के कारण भारी वर्षा होती हैं और ये वृक्ष सदा हरित रहने के कारण ये सदाबहार कहलाते हैं। उदाहरण मोगनी, आबनूस, रोजवुड और मैंग्रोव। दूसरा हमने पढ़ा मध्य अक्षांशीय सदाहरित वन। ये चौड़ी पत्ते वाले और कठोर लकड़ी के वन होते हैं और महाद्वीपों के पूर्वी तटों में पाए जाते हैं। उपोष्ण जो क्षेत्र है इसका मतलब अक्षांश यानी 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण दोनों के बाद यानी ध्रुवों की तरफ पाए जाने वाले क्षेत्र जहाँ शीत और उष्ण का संगम होता है वहाँ मध्य अक्षांशीय सदाहरित वन पाए जाते हैं। उदाहरण की बात करें तो ओक, लोरेल, मैग्नीलिया, यूकलिप्टस। भूमध्य सागरीय वनों की बात करें तो ये खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध हैं। ओक, जैतून, चेस्टनट, पाइन इसके अच्छे उदाहरण हैं। शीतकालीन वर्षा भूमध्य सागरीय वनों को पानी प्रदान करती हैं। भूमध्य सागरीय वन जिसके कारण भारत में जो शीतकालीन मानसून जिसको कह सकते हैं यानी मावट होती है। पश्चिमी मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वनों की बात करें तो ये उत्तर पूर्व अमेरिका, दक्षिण चिली में पाए जाते हैं। शीतल जलवायु प्रदेश होते हैं इसलिए इनके उदाहरण वालनट, मेपल, एस और चेस्टनट है। पांचवा हमने पढ़ा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जिसको मानसूनी वन भी कहते हैं, यानी ये सागौन, साल, शीशम, बांस
उदाहरण है ब्राज़ील, मध्य अमेरिका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और एशिया के अधिकांश भाग, जिसमें भारत भी शामिल है, क्योंकि मानसून से प्रभावित भारत भी है। और इसी कारण जो वन पनपते हैं तो वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहलाते हैं, यानी मानसूनी वन मानसून पर डिपेंड होने के कारण कहलाते हैं। फिर हमने पढ़ा शंकुधारी या कोणधारी वन, जो कि उच्च अक्षांश यानी ध्रुवों की तरफ 60 डिग्री से आगे, 66.5 डिग्री से भी आगे, जिसमें चीड़, देवदार, स्प्रूस, हेमलॉक पाए जाते हैं। विश्व में सर्वाधिक विस्तार शंकुधारी वनों का है। फिर हमने पढ़ा मरुस्थलीय वनों का। ये रेगिस्तान में कांटेदार वृक्षों की प्रधानता होती है, पत्ते कांटों के रूप में कन्वर्ट होते हैं और लेटेक्स यानी क्षीर की मात्रा अधिक होती हैं, पत्तियाँ मोटी हो जाती हैं। नागफनी, खजूर, बबूल, खेजड़ी इसके उदाहरण हैं। 8वां हमने पढ़ा टुंड्रा और टैगा वन, जो ध्रुवीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, यानी इनकी संख्या बहुत ही कम मात्रा में हो। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के उच्च अक्षांश यानी 66.5 डिग्री से भी आगे जो ध्रुवों में पाए जाते हैं वो टुंड्रा और टैगा वन कहलाते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं ओजोन क्षारक गैसें, यानी ओजोन जो परत हैं, क्षोभमंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। मध्य मंडल में ओजोन जो परत हैं, ओजोन का एक सूत्र क्या होता है ओजोन का, लिखने का तरीका, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन उसके 3 परमाणु मिलकर के ओजोन बनाते हैं। तो ओजोन क्या करेगी, जो अल्ट्रावायलेट रेज है, पराबैंगनी किरणें हैं सूर्य से आने वाली, उनको रोक लेती हैं। ऊपर जो वायुमंडल में परत बनी हुई है वो लगातार सूर्य से आ रही पराबैंगनी किरणों को रोकती है और अपना जो जीवन है उसको आसान बना देती है। तो ओजोन को नष्ट करने वाली गैसें कौन सी है, इसका मतलब ओजोन हमारी मित्र है, उसको नष्ट करने वाली गैसें कौन कौन सी है जो मानव के द्वारा उत्पादित हैं। एक तो उसमें पहला नंबर आता है CFC का, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रियोन कहते हैं। क्योंकि साइंस से संबंधित ये गैस है तो साइंस वाले विद्यार्थी आसानी से समझ सकते हैं। वैसे हर व्यक्ति को इसके बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। CFC का मतलब क्या हुआ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फ्रियोन, CH4 यानी मेथेन, यानी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की बात करें तो इसमें एल्केन आता है मेथेन। N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई का मतलब दो। फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैसें कौन सी हैं, ये ओजोन नाशक गैसें हैं, CFC, CH4, N2O, CO2। इसके अलावा अन्य कई गैसें हैं। CFC यानी फ्रियोन में उपस्थित क्लोरीन का परमाणु ओजोन का अपघटन करता है, यानी फ्रियोन जो गैसें हैं उसमें क्लोरीन का जो परमाणु होता है वह ओजोन को नष्ट करता है, यानी ओजोन परत को नष्ट करने का काम कौन करती है, CFC में जो क्लोरीन का परमाणु होता है वो करता है। हम पढ़ रहे हैं अगला, इसी में विश्व की प्रमुख घास भूमियाँ, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण के बारे में भी पढ़ेंगे तो बीच में विश्व की जो प्रसिद्ध घास भूमियाँ हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि लगभग जो अभी नया ट्रेंड है उसमें विश्व की घास भूमियों के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। तो मुख्य मुख्य जो वन भूमियाँ हैं, घास के प्रकार हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। पहला प्रकार कौन सा है, लानोस। कहाँ पे है लानोस घास के मैदान, क्वेश्चन आता है। लानोस घास के मैदान वेनेजुएला में, डायरेक्ट नाम याद रखना है और देश का नाम याद रखना है, लानोस वेनेजुएला में, ठीक है। फिर वेल्ड घास के मैदान दक्षिणी अफ्रीका में, वेल्ड घास के मैदान अफ्रीका में। कैंपास ब्राज़ील में। स्टेपीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, क्वेश्चन आता है तो रसिया में और यूक्रेन में। अभी जो लड़ाई चल रही है वो क्षेत्र स्टेपीज घास के लिए प्रसिद्ध है। तो विश्व की प्रमुख घास भूमियों की बात करें तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। लानोस है वो वेनेजुएला का, वेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका का याद रखने हैं, कंपास या कैंपास ये ब्राज़ील के, स्टेपीज यूक्रेन और रूस, इसका मतलब ये यूरोप में पाई जाने वाली स्टेपीज घास के मैदान हैं, ठीक है। अब आता है प्रेयरी घास के मैदान। प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका में। प्रेयरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में। प्रेयरी के बाद में पंपाज घास के मैदान दक्षिणी अमेरिका यानी अर्जेंटीना में आते हैं, खासकर क्योंकि अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। तो प्रेयरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में। ये प्रेयरी का जो घास का मैदान है वह गेहूँ के लिए प्रसिद्ध है। पंपाज घास के मैदान दक्षिणी अमेरिका में। डाउन्स कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया के। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया के। उसके पश्चात कैंटरबरी, ये न्यूजीलैंड के घास के मैदान हैं। पुस्ताज घास के मैदान हंगरी के हैं। पुस्ताज घास के मैदान कहाँ के हैं, हंगरी के।
स्टेपीज यूरोप के, स्टेपीज कहाँ के हैं? यूरोप के। स्टेपीज कहाँ के हैं? यूरोप के। वापिस एक बार रिपीट जो पढ़े अपने, स्टेपीज घास के मैदान यूरोप के, मुख्य रूप से रसिया और यूक्रेन। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में। पंपाज घास के मैदान दक्षिणी अमेरिका, खासकर अर्जेंटीना में। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में। कैंटनबरी न्यूजीलैंड में। और पुस्ताज घास के मैदान हंगरी में पाए जाते हैं। ठीक है, हमने घास भूमियों के बारे में पढ़ा। मुख्य जैसे लानोस घास के मैदान वेनेजुएला में, एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। लानोस के घास के मैदान वेनेजुएला में। वेल्ड के घास के मैदान दक्षिणी अफ्रीका में। कंपास ब्राज़ील में। स्टेपीज यूरोप में। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में। पंपाज दक्षिणी अमेरिका में, खासकर अर्जेंटीना। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया। कैंटनबरी न्यूजीलैंड। और पुस्ताज हंगरी। पृथ्वी पर 31% भूभागों पर वन है। ये रेशा लगातार घटता जा रहा है। हमें वृक्षों को बनाए रखने के लिए लगातार पौधारोपण करते रहना चाहिए। इसके लिए विश्व स्तर पर भी प्रयास जारी है, लेकिन अगर व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास किया जाता है तो ये जो 31% है वो बढ़कर के अतिशीघ्र 50% तक भी हो सकता है। ओजोन की इकाई यानी ओजोन परत है, उसकी मोटाई किससे नापी जाती है? वो है डोप्सन। ओजोन परत संरक्षण के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि ओजोन परत हमें जीवन दान प्रदान करती हैं। जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है सूर्य की तरफ से, उन किरणों को रोकती है। तो इसकी जो मोटाई है वो मापने की जो इकाई है उसको बोलते हैं डोप्सन। तो ओजोन परत के मोटाई नापने का या ओजोन की इकाई कौन सी है? वो डोप्सन है। ठीक है, डोप्सन क्या होती हैं? एक डोप्सन का मतलब 1 ppb पर पार्ट बिलियन। ये यूनिट भी याद रखनी है। एक डोप्सन का मतलब क्या होता है? एक डोप्सन का मतलब 1 ppb यानी 1 पर पार्ट बिलियन। ठीक है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ओजोन दिवस 16 सितंबर को ओजोन के संरक्षण के लिए, ओजोन परत के संरक्षण के लिए बनाया जाता है। और हमें प्रतिवर्ष इस आयोजन में सक्रिय रूप से भाग लेकर के इस संरक्षण को बनाए रखना चाहिए। मानवता के लिए भी उपयोगी है। वैसे आज विश्व मानवाधिकार दिवस यानी 10 दिसंबर मनाया जा रहा है। हमें इस दिवस पर यह शपथ लेनी चाहिए कि विश्व मानवाधिकार के साथ साथ हमें विश्व पर्यावरण को भी हमेशा बनाए रखना है। इसके अलावा प्रदूषण है उसको लगातार कम करते जाना है, और जो मानवीय उपयोगी गैसेज हैं उनकी मात्रा लगातार बढ़े, इसके लिए लगातार प्रयास करते रहना है। अब ग्रीन हाउस गैसें हमने अभी पढ़ी थी, जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है। क्वेश्चन आता है, ग्रीन हाउस गैसों का कर्म कौन सा है? ग्रीन हाउस गैसें कितना प्रभावित करती हैं? तो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है CO2। उसके बाद में मेथेन। CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन आता है, कई बार आ चुका है पेपर में। ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो कितना खतरनाक है और इनके खतरनाक या इनका कर्म कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही है कौन सी? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 60%। फिर मेथेन गैस प्रभावित कर रही है 20%। ठीक है। उसके पश्चात क्लोरोफ्लोरोकार्बन तीसरे नंबर पर आती है, जी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, ये 14% खराब कर रही है। उसके बाद में बात करें N2O। N2O कितनी कर रही है? 6% खराब कर रही है। और फिर चौथे और अगले नंबर पे आती हैं जलवाष्प और अन्य, वो बहुत ही कम मात्रा में खराब कर रही है। तो ग्रीन हाउस गैसों का कर्म क्या है? पहला, कार्बन डाइऑक्साइड 60%, मेथेन CH4 20%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC 14% और N2O 6%। इसके अलावा जलवाष्प और अन्य गैसें बहुत ही कम मात्रा में प्रभावित करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषक गैस नहीं है। क्वेश्चन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषक गैस नहीं है, ये प्रदूषण नहीं फैलाती, लेकिन क्लाइमेट में उष्णता प्रदान करती है। इसलिए ये ओजोन परत के संरक्षण में काफ़ी बाधक हैं। 1956 में ओजोन परत के संरक्षण के लिए लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें CO2 अभी भी उच्च स्तर को बनाए हुए हैं।
यानी शीर्ष स्तर पर नुकसानदायी जो गैस है वो CO2 ही है। 1956 में इसकी मात्रा कितनी थी? 1956 में CO2 की मात्रा 280 ppm थी और 2002 में इसकी मात्रा बढ़कर के 368 ppm हो गया है। इसका मतलब CO2 का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, जो किसके लिए जिम्मेवार है? वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए, वैश्विक तापन के लिए ये प्रसिद्ध हैं। विश्व का ताप लगातार बढ़ रहा है, उसके लिए CO2 भी काफ़ी उत्तरदायी है। तो ग्रीन हाउस गैसों के बारे में हमने पढ़ा, CO2 60%, मेथेन 20%, CFC 14%, N2O 6% और अन्य गैसें बहुत ही कम मात्रा में। CO2 यद्यपि प्रदूषक नहीं है, लेकिन विश्व का तापमान बढ़ाने में काफ़ी योगदान दे रही है। 1956 में इसकी मात्रा 280 ppm थी, जो 2002 में बढ़कर के 368 ppm हो चुकी थी, लेकिन अब इससे भी ज़्यादा मात्रा हो गई है। अभी क्या है, जो पर्यावरण संरक्षण है उसके लिए तीसरा टॉपिक हमने पढ़ रहे हैं। इसी में पर्यावरण संरक्षण के प्रयास क्या क्या किए गए हैं। इसका मतलब पेड़ पौधों, नदियों, ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा कम करने के लिए, ओजोन परत को संरक्षण करने के लिए और महाद्वीपों, महासागरों की जो व्यवस्था है उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए मानव के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए, ठीक है, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो थोड़ा सा फास्ट रीडिंग कर रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रत्येक एग्ज़ाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण के मानव द्वारा किए गए कौन कौन से प्रयास हैं। तो प्रथम प्रयास की बात करें तो वो है स्टॉकहोम सम्मेलन। प्रथम प्रयास है स्टॉकहोम, यानी जो स्वीडन सम्मेलन हुआ था 1972 में। वो कब हुआ था? 5 जून 1972 को। यानी पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला प्रयास किया गया विश्व के देशों के द्वारा। वो स्टॉकहोम यानी जो स्वीडन की राजधानी है वहाँ हुआ था 1972 में। कब हुआ? 5 जून 1972 को। और उसी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस बनाया जाता है। तो क्वेश्चन आता है 5 जून किस लिए प्रसिद्ध है? विश्व पर्यावरण दिवस के लिए। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि विश्व में पहली बार जो पर्यावरण संरक्षण का प्रयास किया गया था, स्टॉकहोम सम्मेलन जो स्वीडन है, वहाँ 1972 5 जून को किया गया था। 5 जून 1972 को स्टॉकहोम स्वीडन में पर्यावरण संरक्षण का प्रथम प्रयास किया गया। इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दूसरा आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, 5 जून 1972। फिर आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये 1987 का, 16 सितंबर 1987 का। दोनों इम्पोर्टेंट है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब बनाया गया? 16 सितंबर 1987 को। और ओजोन संरक्षण हेतु प्रयास किया गया था, इसीलिए आज भी 16 सितंबर को क्या बनाया जाता है? ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। दो इम्पोर्टेंट आगे। पहला स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, 5 जून को, इसीलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। फिर मॉन्ट्रियल जो कनाडा का है प्रोटोकॉल हुआ 1987 में 16 सितंबर को, इसलिए 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण के लिए प्रयास था। मुख्य मुख्य जो सम्मेलन उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगला आता है रियो डी जेनेरिया जो ब्राज़ील है, वहाँ सम्मेलन हुआ था 1992 में। इसका नाम क्या था? इसका नाम था पृथ्वी सम्मेलन। क्या नाम था? पृथ्वी सम्मेलन। एजेंडा 21 प्रस्तुत किया गया था इसमें। क्वेश्चन आता है एजेंडा 21 का संबंध किससे है? रियो डी जेनेरिया सम्मेलन 1992 से, जिसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। यद्यपि 2002 में जोहान्सबर्ग जो दक्षिण अफ्रीका, वहाँ द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, लेकिन उससे पहले पृथ्वी सम्मेलन 1992 की बात कर रहे हैं। जो रियो डी जेनेरिया है ब्राज़ील का, वहाँ हुआ था और इसमें एजेंडा 21 प्रस्तुत किया गया था। फिर आता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो जापान में है, एक शहर है, 1997 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? 1997 में। इसमें क्या हुआ? CO2 नियंत्रण के लिए प्रयास किए गए थे। देखो, स्टॉकहोम प्रथम पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, ठीक है, इसके पश्चात पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। फिर क्योटो प्रोटोकॉल 1997 की बात कर रहे हैं, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के नियंत्रण के प्रयास किए गए। कार्बन क्रेडिट की योजना बनाई गई। कार्बन क्रेडिट की योजना कौन से प्रोटोकॉल में बनाई गई? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो जापान में है 1997 में बनाई गई थी। टोक्यो संयुक्त शिखर सम्मेलन, ये भी जापान में है। क्योटो प्रोटोकॉल के बाद में टोक्यो संयुक्त शिखर सम्मेलन हुआ था 1997 में। टोक्यो संयुक्त शिखर सम्मेलन हुआ था जापान में। फिर आता है जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन, जो अभी हमने चर्चा की थी। ये 2002 का सम्मेलन, जो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है।
इसमें सतत धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। सतत धारणीय विकास का मतलब अभी जो पीढ़ी है वह उसका उपभोग करें, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा कर रखें। ये धारणा सतत विकास की धारणा कहलाती है। भारतीय प्रधानमंत्री उसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने भाग लिया था। कौन से? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन में। कब हुआ था? 2002 में, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। अब अगला आता है नासा दुआ, जो कि बाली में हुआ था। नासा दुआ सम्मेलन कब हुआ था? बाली में 2007 में। नासा दुआ सम्मेलन बाली, इंडोनेशिया में 2007 में हुआ था। इसमें IPCC, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट, IPCC का मतलब क्या हुआ? इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है। IPCC का क्या फुल फॉर्म क्या होती है? इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज की चौथी रिपोर्ट पेश की गई थी नासा दुआ सम्मेलन बाली, इंडोनेशिया 2007 में। IPCC UNO की सबसे बड़ी संस्था है। IPCC किसकी संस्था है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे बड़ी संस्था है IPCC। एक बार रिपीट करते हैं, IPCC की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है। अंतर सरकारी जो वातावरण का चेंज है उससे संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं। ये कब प्रस्तुत की गई थी? चौथी रिपोर्ट। ये नासा दुआ बाली, इंडोनेशिया सम्मेलन 2007 में प्रस्तुत की गई। ये IPCC है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे बड़ी संस्था है। फिर 2008 में सम्मेलन हुआ था, पोजनान सम्मेलन, जो पोलैंड में है। 2008 का सम्मेलन कौन सा है? याद रखने हैं, पोजनान सम्मेलन, पोलैंड, 2008 में। ठीक है। उसके पश्चात कोपनहेगन, जो डेनमार्क सम्मेलन हुआ था 2009। कोपनहेगन जो डेनमार्क का है, डेनमार्क गायों के लिए और सबसे शांतिप्रिय देशों में माना जाता है। तो उस सम्मेलन को तीसरा पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तत्कालीन भारत के, इन्होंने भाग लिया था। तो पोजनान सम्मेलन पोलैंड का 2008, कोपेनहेगन डेनमार्क सम्मेलन 2009, जिसे तीसरा पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, भारत की तरफ से तत्कालिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भाग लिया था। फिर 2010 में कानकून जो मैक्सिको है उसमें सम्मेलन हुआ था 2010 में, कानकून सम्मेलन। कानकून सम्मेलन कब हुआ था? कानकून सम्मेलन मैक्सिको 2010। ये विशेष हरित कोष बनाने के लिए $100 अरब के निवेश की सहमति बनी थी। ये विशेष कोष था वो बनाने की सहमति बनी थी। कानकून सम्मेलन जो मैक्सिको 2010 में संपन्न हुआ था। ठीक है। फिर अगला सम्मेलन हुआ है नागोया सम्मेलन। नागोया सम्मेलन कहाँ पे? जापान। नागोया सम्मेलन की बात करें, नागोया सम्मेलन की बात करें तो नागोया जापान प्रोटोकॉल हुआ था 2010 में। ये जैव विविधता और सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोनों के लिए, जैव विविधता के बारे में भी चर्चा की गई और सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में भी चर्चा की गई थी। अगला सम्मेलन हुआ था डरबन दक्षिण अफ्रीका सम्मेलन 2011 में। डरबन सम्मेलन की बात करें तो ये हुआ था 2011 में। 17वां संयुक्त जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था। 17वां संयुक्त जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था। ठीक है। कब? 2011 में। अब अगला सम्मेलन आता है दोहा कतर सम्मेलन 2012। दोहा कतर सम्मेलन 2012। इस सम्मेलन की बात क्या करें, इसमें UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, तत्वाधान में सम्मेलन हुआ था। किसके तत्वाधान में सम्मेलन हुआ था? दोहा जो कतर है, किसके सम्मेलन में अध्यक्षता में हुआ था? UNFCCC के। UNFCCC के तत्वाधान में सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे? कतर, दोहा में। ठीक है। कब हुआ? 2012 में। UNFCCC की फुल फॉर्म क्या होते हैं? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है। फिर मिनीमाटा सम्मेलन। मिनीमाता सम्मेलन ये कुमामोटो जापान में हुआ था। मिनीमाता सम्मेलन कहाँ हुआ था? मिनीमाटा कहते हैं इसको, मिनीमाता भी कहते हैं। कुमामोटो जापान 2013 में हुआ था। नाम याद रखने हैं, सन याद रखने हैं और उसका मुख्य विशेषता क्या थी। मिनीमाता एक रोग है, मिनीमाता एक रोग है जो पारे की अधिकता के कारण होता है। ठीक है। और मिनीमाता के कारण मानसिक विकास है वो मंद हो जाता है। तो मिनीमाता सम्मेलन के नाम से ये प्रसिद्ध हो गया और जगह थी जापान की कुमामोतो जापान। कब हुआ? 2013 में। पारे के इस्तेमाल को बंद करने के लिए किया गया था यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है। यूनेप के द्वारा ये जारी किया गया था, विश्व पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम। यूनेप का मतलब क्या होता है? विश्व पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, जो
यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम कहलाती हैं के द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहाँ? कुमामोटी, जापान में। लेकिन इसका मिनीमाता सम्मेलन भी कहते हैं, क्योंकि पारे की अधिकता के कारण मनुष्य में मिनीमाता रोग हो जाता है, इसलिए पारे के इस्तेमाल को बंद करने के लिए ये सम्मेलन आयोजित किया गया था यूनेप के द्वारा 2013 में। ठीक है। अब आता है वार्सा पोलैंड सम्मेलन 2013। वार्सा सम्मेलन 2013, वार्सा पोलैंड सम्मेलन 2013 यूएनएफसीसी देशों का 19वां सम्मेलन था। ठीक है। हरित जलवायु कोष बनाने पर सहमति बनी थी। ठीक है। अब अगला सम्मेलन आता है लिमा, जो पेरू सम्मेलन हुआ है 2014 का। लिमा पेरू सम्मेलन हुआ था 2014 का। न्यूयॉर्क में होना था लेकिन लिमा में हुआ। न्यूयॉर्क में जो अमेरिका है वहाँ संभावित था, लेकिन असंभव हुआ, इसीलिए इसको पेरू की राजधानी लिमा में सम्मेलन को आयोजन किया गया था। ठीक है। 2014 पेरू या लिमा सम्मेलन 2014 कहाँ आयोजित होना था? न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, लेकिन हुआ कहाँ पे? ये हुआ पेरू में। ठीक है। पेरू की राजधानी है लिमा। अब G20 शिखर सम्मेलन 2015 की बात कर रहे हैं। G20 जो दुनिया के सबसे विकसित देश हैं उनका एक संगठन है। G20 शिखर सम्मेलन हुआ 2015 में। कहाँ पे? अंटाल्या, तुर्की में। जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद को भी शामिल कर लिया गया था इसमें। G20 शिखर सम्मेलन 2015 में कहाँ पे हुआ? अंटाल्या, तुर्की में हुआ, और जलवायु परिवर्तन को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। अगला UN जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015। यूनाइटेड नेशन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 में भी हुआ। ठीक है। 2015 में। पेरिस सम्मेलन COP20 2015। पेरिस सम्मेलन, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है वहाँ एक सम्मेलन हुआ, वो कहलाता है COP20 सम्मेलन। COP20 का संबंध किससे है? पेरिस की। पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है, कब हुआ? 2015 में। कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों को वापस देखो, इनका क्या उद्देश्य था? कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि करना, ये COP20 का उद्देश्य था। कहाँ हुआ था? पेरिस में। कहाँ? फ्रांस में। कब? 2015 में। क्या उद्देश्य था? कार्बन उत्सर्जन के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उन्हें कानूनी रूप दे करके उस संधि को बाध्यकारी बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला है पेरिस जलवायु शिखर सम्मेलन यानी COP21। वो COP20 था, ये COP21 की बात करें, ये भी फ्रांस में है। COP21 ये भी फ्रांस में है। पेरिस जलवायु शिखर सम्मेलन COP21 ये 2015 में। इसका मुख्य मुद्दे कौन से थे? वैश्विक तापन 1.5 डिग्री यानी 2 डिग्री से नीचे लाना, 100 देशों द्वारा सोलर अलायंस बनाना, जिसमें भारत जिनके निर्माता ग्रुप में शामिल है। सोलर अलायंस बना जिसकी राजधानी भारत में हुई। इसका मतलब क्या हुआ? ये सोलर अलायंस बनाने के प्रारंभिक देशों में भारत शामिल था। पेरिस जलवायु सम्मेलन 2015 COP21 की बात करें तो वैश्विक तापन है 1.5 डिग्री नीचे लाने का उद्देश्य था। 100 देशों द्वारा सोलर अलायंस बनाया गया। 2030 तक 35% कार्बन उत्सर्जन कटौती, इसके जो मुख्य लक्ष्य हैं उनको स्क्रीनशॉट के माध्यम से याद रख सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। पेरिस जलवायु शिखर सम्मेलन यानी COP21 2015 के मुख्य विषय कौन कौन से हैं? तो एक बार रिपीट करो। वैश्विक तापन को 1.5 डिग्री यानी 2 डिग्री से नीचे लाना। दूसरा, 100 देशों द्वारा सोलर अलायंस बनाना। 2030 तक 35% कार्बन उत्सर्जन की कटौती करना। 2021 तक ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाना, जो विकासशील देशों के लिए बना, में $100 अरब जमा कराने की सहमति बनी। ठीक है। पेरिस जलवायु शिखर सम्मेलन यानी COP21 2015 के मुख्य विषयों को एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। इसके मुख्य मुद्दे हैं। पहला, वैश्विक तापन 1.5 डिग्री से नीचे लाना। दूसरा, 100 देशों द्वारा सोलर अलायंस बनाना। तीसरा, 2030 तक 35% कार्बन जो उत्सर्जन है उसकी कटौती करना। चौथा, 2021 तक ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाना, जो विकासशील देश हैं उनके लिए, और $100 अरब जमा कराने पर सहमति बनी थी। अगला है किगाली करार यानी जो रवांडा देश है किगाली, वहाँ 2016 में एक सम्मेलन हुआ था। क्या नाम है? वापस देखो, किगाली करार यानी रवांडा 2016 में। मॉन्ट्रियल करार के तहत हाइड्रोफ्लोरोकार्बन वो CFC था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। किसकी बात कर रहे हैं? HFC की। किगाली करार कब का है? 2016 का। कहाँ हुआ था? रवांडा। ठीक है।
मॉन्ट्रियल करार के तहत हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के भी 4 चरण, कौन कौन से चरण थे, मैं इसको मिटा रहा हूँ। पहला चरण 2032 में 10%, 2037 में 20%, 2042 में 30% व 2047 में 85% कम करने पर भारतीय सहमति बनी थी। ठीक है, किगाली करार के भारत ने मांग रखी थी इस प्रकार की और उसको सहमति प्रदान की गई थी। किगाली करार या रवांडा करार कब हुआ था? 2016 में। किस लिए? मॉन्ट्रियल करार के तहत, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था उसकी बात कर रहे हैं। वहाँ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के जो 4 चरण थे उनको भारत ने मांग रखी और उसको सहमति प्रदान की गई थी। भारत ने कहा 2032 तक 10%, 2037 तक 20%, 2042 तक 30% और 2047 तक 85% तक की कमी होनी चाहिए। ठीक है, और अंत में इसको स्वीकार कर लिया गया था। फिर आता है बोन सम्मेलन, जो जर्मनी का एक शहर है बोन, वहाँ एक सम्मेलन हुआ था, यानी COP23। बोन सम्मेलन COP23 2017 में। बोन सम्मेलन कहाँ हुआ था? जर्मनी में। क्या कहलाता है COP23? कब हुआ? 2017 में। इसके मुख्य मुख्य फैक्ट कौन सा है? जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानव जनित व्यवधानों को रोकना। मानव के द्वारा जो भी व्याधियाँ, जिस प्रकार परमाणु बम हैं, विभिन्न प्रकार के डैम बनाए गए हैं, अंदर सुरंगें बनाई गई है, ये मानव निर्मित है। इस प्रकार के जो व्यवधान हैं उनको रोकना। ठीक है, मानव की निर्मित और मानव के लिए ही बाधा बनने वाली जो भी समस्याएं हैं उनको रोकना। ये बोन सम्मेलन का चर्चा का विषय प्रमुख था। बोन सम्मेलन जर्मनी 2017 COP23 कहलाता है। जलवायु प्रणाली के साथ मानव जनित जो खतरनाक व्यवधान है उनको रोकना। दूसरा, अडोप्टेशन फंड बनाने पर सहमति बनाना, विकासशील देशों के स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन हेतु, यानी जो ग्रीन हाउस गैस वर्धक जो ज्वलनशील पदार्थ है उनके स्थान पर स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के लिए एक फंड बनाने पर सहमति बनी, वो अडेप्टेशन फंड कहलाता है। ठीक है, अडेप्टेशन फंड 2001 क्योटो प्रोटोकॉल का हिस्सा है। ठीक है, अगला आता है कोटोविस पोलैंड सम्मेलन, यानी COP24 2018। ये COP सम्मेलन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोटोविस सम्मेलन, कोटोविस पोलैंड का जो सम्मेलन 24 COP 2018 में हुआ। पेरिस जलवायु समझौते 2015 को लागू करने पर सहमति बनी, 2020 से लागू हो गया। इसके मुख्य मुख्य फैक्ट की बात करें, दूसरा तापमान वृद्धि 2 डिग्री से नीचे लाना। तीसरा, 2020 से पूर्व प्रयासों का सर्वेक्षण करना। 2020 से पूर्व जो जो प्रयास किए गए थे उन सभी का सर्वेक्षण करना था कोटोविस सम्मेलन का। कोटोविस सम्मेलन पोलैंड में हुआ 2018 में। ये COP24 भी कहलाता है। पेरिस जलवायु समझौता 2015 में जो लागू हुआ था उसको लागू करने पर सहमति बनी और लागू होना स्वीकार किया गया 2020 में। ठीक है, तापमान की वृद्धि 2 डिग्री से नीचे लाना भी उद्देश्य था किसका? कोटोविस सम्मेलन पोलैंड 2018 COP24 की। 2020 से पूर्व के जो भी प्रयास किए गए थे उनकी सर्वेक्षण करना। अगला है UN, यानी यूनाइटेड नेशन मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन। क्या है? अगला है यूनाइटेड नेशन मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन, यानी UNCCD, यूनाइटेड नेशन मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन 2019। ठीक है, इसके ग्रेटर नोएडा दिल्ली में संपन्न हुआ। COP14 UNCCD संपन्न हो गया। भारत 2 वर्ष 2020 व 2021 इसका अध्यक्ष रहेगा। भारत इसका 2 अध्यक्ष रहेगा नहीं, अभी तो रह चुका है क्योंकि 2022 चल रहा है। यूनाइटेड नेशन मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन UNCCD। ठीक है, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज ऑन डेजर्टिफिकेशन, UNCCD की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज डेजर्टिफिकेशन 2019, ग्रेटर नोएडा दिल्ली में हुआ। ठीक है, और भारत 2 बार इसका अध्यक्ष रहा 2020 और 2021। तो आज हमने पर्यावरण संरक्षण, विश्व वन संपदा और विश्व की जो घास भूमि है मुख्य मुख्य उनके बारे में चर्चा की। एक बार पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो प्रयास हैं, उनके जो मानव निर्मित जो प्रयास हैं उनके बारे में मुख्य मुख्य जो चर्चा है वो कर लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण का प्रथम प्रयास था स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, 5 जून 1972। दूसरा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 जो और ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में आज भी मनाया जा रहा है।
रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील सम्मेलन 1992 जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997, कार्बन क्रेडिट की योजना बनाई गई। टोक्यो जापान का संयुक्त शिखर सम्मेलन 1997, फिर जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका शिखर सम्मेलन 2000 जो दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कहलाता है। नासा दुआ बाली इंडोनेशिया सम्मेलन 2007, जे IPCC यानी इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज की चौथी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती हैं। और फिर पोजनॉन सम्मेलन पोलैंड 2008 में, कोपेनहेगन डेनमार्क सम्मेलन 2009 जो तीसरा पृथ्वी सम्मेलन कहलाता है। कानकून मैक्सिको सम्मेलन 2010, ठीक है, जिसमें हरित कोष बनाने के लिए $100 अरब निवेश की सहमति बनी। नागोया प्रोटोकॉल सम्मेलन जापान का जो प्रोटोकॉल नागोया जापान प्रोटोकॉल 2010, जिसकी विशेषता जैव विविधता और सतत विकास का उसका विषय था। डरबन दक्षिण अफ्रीका सम्मेलन 2011 जो 17वां संयुक्त जलवायु परिवर्तन सम्मेलन था। दोहा कतर सम्मेलन 2012 जो UNFCCC के तत्वाधान में संपन्न हुआ, यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। फिर मिनीमाता सम्मेलन जो कुमामोटी जापान 2013 में, यानी पारे के इस्तेमाल को बंद करने के लिए यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा शुरू किया गया था। वार्सा पोलैंड सम्मेलन 2013 जो UNFCCC देशों का 19वां सम्मेलन था, हरित जलवायु कोष बनाने पर सहमति बन गई। लिमा पेरू सम्मेलन 2014 जो इंग्लैंड के न्यूयॉर्क में होना था, लेकिन लिमा पेरू में संपन्न हुआ। फिर हमने पढ़ा G20 शिखर सम्मेलन 2015 जो तुर्की के अंताल्या में हुआ, और जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद को भी इसमें शामिल कर लिया गया। UN जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 संपन्न हुआ। पेरिस जो फ्रांस सम्मेलन COP20 है 2015 में, कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि बनाई गई थी COP20 में 2015। पेरिस जलवायु शिखर सम्मेलन COP21 की बात करें 2015 में, जिसमें विश्व का तापमान 1.5 डिग्री नीचे लाना था। 100 देशों द्वारा सोलर अलायंस बनाया गया। 2030 तक 35% और 2021 तक जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है वो बनाने की सहमति बनी। किगाली करार हुआ था 2016 में जो रवांडा में है, और इसमें भारत के द्वारा जो मांग रखी गई थी विभिन्न 4 चरणों में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के कम करने की, वो स्वीकार की गई थी, जिसमें 2032 में 10% कम, 2037 में 20%, 2042 में 30% और 2047 में 85% HFC यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कम करने की सहमति बनी थी। फिर हमने पढ़ा बोन सम्मेलन जो जर्मनी में है COP23 2017 में संपन्न हुआ। जलवायु प्रणाली के साथ जो खतरनाक मानवजनित व्यवधान हैं उनको रोकना और एडेप्टेशन फंड बनाने पर सहमति, जो कि विकासशील देश है जिसमें भारत भी आज शामिल है, उनके लिए स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न की जा सके। और ये जो एडेप्टेशन फंड है वो क्योटो प्रोटोकॉल का हिस्सा है। फिर कोटोविस पोलैंड सम्मेलन जिसको COP24 भी कहते हैं 2018 में संपन्न हुआ, उसके बारे में पढ़ा। जो पेरिस जलवायु समझौता 2015 हुआ था उसको लागू करने पर सहमति बनी, जो 2020 में लागू हुआ। इसमें 2 डिग्री तापमान नीचे लाना और 2020 के पूर्व के जो भी प्रयास किए गए थे उनके बारे में सर्वेक्षण करना था। फिर हमने पढ़ा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज फॉर डेजर्टिफिकेशन, यानी यूनाइटेड नेशन मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन 2019 जो दिल्ली के ग्रेटर नोएडा में संपन्न हुआ। भारत ने 2020 और 21 में इसकी अध्यक्षता की। तो आज का जो विश्व भूगोल के संबंधित चैप्टर है उसमें हमने विश्व की वन संपदा, विश्व की घास भूमियाँ और पर्यावरण संरक्षण के मानव के द्वारा किए गए जो प्रयास थे उनके बारे में पढ़ा। आप सभी इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखेंगे तो सारे याद हो जाएंगे, और किसी भी एग्ज़ाम में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन मिलना अवश्यंभावी हैं। इसलिए इस वीडियो को हल्के में न लेकर के अपने जो भी नोट्स हैं उसमें अपनी ही लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करें। याद होकर के कहीं न कहीं आपका भविष्य संवारने में ये वीडियो सफल होगा। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आपका सहयोग इसी प्रकार बना रहे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। थैंक यू।